स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल मास एम की छोटी सी पार्टिकल है ना, नेग्लिजिबल साइज की, इज केप्ट ऑन ए फिक्स्ड स्मूथ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, है ना। तो ये पार्टिकल एक स्मूथ स्फेयर पे, यानी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है, और ये फिक्स्ड स्फेयर है ना, ये आगे पीछे नहीं जा रही है। तो वहाँ पर इसको रखा गया है। कहाँ रखा गया? वेयर द रेडियस थ्रू द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल, यानी वर्टिकल से जब जहाँ रेडियस वेक्टर 30 डिग्री बना रही है वहाँ रखा गया है, और यहाँ से छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। यानी इस इंस्टेंट पे स्पीड क्या है? जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी ना, v² v ही जीरो हो गया। वाट, पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो स्फेयर पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगी? इंपॉर्टेंट है, कौन सी फोर्स लगाएगी? वो नॉर्मल लगाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल पे इसी डायरेक्शन में नॉर्मल लगा रही है, और ये पार्टिकल नॉर्मल लगा रही है इस पे, स्फेयर पे नीचे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। खैर, हमें ये एन की वैल्यू पूछी गई है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे एफ बी डी बना देंगे, नीचे एम जी लगेगा ऑब्वियसली, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका? एम जी कॉस 30 डिग्री, एम जी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस इंस्टेंट पर फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। क्यों? अभी मैंने बताया है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही जीरो है। तो नॉर्मल इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एम जी कॉस 30 डिग्री। डायरेक्ट कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आप रख देते हैं √3/2 एम जी। तो ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई इस इंस्टेंट पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वापस चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कंटैक्ट विद द स्फीयर। ठीक है, तो अभी देखिए पुराने क्वेश्चन में यहाँ से छोड़ा गया, तो मैं यहाँ पे पूछ निकाला था अभी 59 क्वेश्चन में। ठीक है, 60 में अब यहाँ से छोड़ा गया, काम वही है, कुछ भी नहीं बदला। एनर्जी कंजर्वेशन और एक यहाँ फोर्स का इक्वेशन लिखना है जहाँ पर कंटैक्ट लूज हुआ है। क्यों? उस इंस्टेंट पर यहाँ नॉर्मल क्या हो गया होगा? जीरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, तो मैं मान लिया हूँ थीटा, और थीटा कहाँ से मान लिया पता है? वर्टिकल से ही एंगल मान लिया हूँ थीटा। क्लियर है ये चीज़, है ना, लिखने में थोड़ी सुविधा होगी। और 30 डिग्री दिया हुआ ही है, तो ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, ये फाइनल पोजीशन है। फाइनली कुछ स्पीड भी आ गई होगी v, नीचे एम लग रही होगी। ठीक है, तो एम का एक कंपोनेंट इधर ले लूँ मैं, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और बाहर के डायरेक्शन में क्या होगा? मैं यहाँ पे सेंटर पे एक रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाऊँ जिसकी उस इंस्टेंट पर स्पीड v/r है ओमेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। बाकी आप एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी कर सकते थे। तो नेट फोर्स तो जीरो है उस रोटेटिंग फ्रेम से, तो क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो v² की वैल्यू कितनी आ गई? आर जी कॉस थीटा। याद कीजिए पिछली बार भी यही आया था। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, ठीक है, आपको मालूम है कि एक जगह जीरो मानना पड़ता है रेफरेंस लेवल। तो मैं ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से जो डायमीटर बन रहा है उसी लेवल को मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाला लेवल मान लेता हूँ। अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो है, क्योंकि वहाँ से रिलीज किया गया है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी एच, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर कॉस 30 डिग्री। क्यों? ये आर है तो ये आर कॉस 30 डिग्री होगा, है ना। तो एम जी आर कॉस 30 डिग्री। उसी तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये यहाँ पर है ये लेवल, तो ये आर है और ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो एम जी आर कॉस थीटा। तो यहाँ तक समझ ही रहे हैं आप। अब देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि एम को काट लूँ पहले, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 RG, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ v² बचा, v² की वैल्यू रख दीजिए RG कॉस थीटा, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हुआ था अभी, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये भी 2 RG कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, RG कट जाएंगे, ये 3 RG कॉस थीटा होता, और ये 2 कट गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ 1/√3 आ जाएगी। ठीक,
अब थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा लोगे आप, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 54.735 डिग्री है ना, 3 डेसिमल प्लेस तक मैं लिखा हूँ, 54.735 डिग्री आ गया है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कंटैक्ट विद द स्फीयर, यानी ये डिस्टेंस यहाँ पर पूछा गया है। अब ये क्या है, एक आर्क ही तो है, ठीक है, तो ये तो आर्क ही है एक तरह से, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है आपसे, इसको मैं एस माना हूँ। क्या आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है, कौन सा एंगल, ये वाली एंगल होगी, इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, तो अल्फ़ा इंटू आर या आर अल्फ़ा, आई बात समझ में, आर इंटू अल्फ़ा, आर को आर रहने देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा माइनस 30 डिग्री है ना, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 54 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस 30 डिग्री, थीटा 54 पॉइंट इतना है तो माइनस कर दोगे तो 24.735 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप डिग्री में मत छोड़ देना, फिर आंसर गलत हो जाएगा। पूछोगे क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि जो डिस्टेंस है वो ऐसा यूनिट में आए, तो अल्फ़ा का जो यूनिट जो हम लोग लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं, क्लियर है ये चीज़, डिग्री में नहीं छोड़ते हैं। तो अल्फ़ा को डिग्री में डिग्री में है ये, तो इसको रेडियन में चेंज करना होगा। क्या आपको पढ़ाया गया बेसिक मैथ्स में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, यूनिटरी मेथड से ही आता है ये चीज़। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर में, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना, या फिर पाई का सिंबल भी होता है अच्छे कैलकुलेटर में, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.43 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 59 क्वेश्चन जैसा ही एग्जैक्ट वैसा ही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया यहाँ पर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।